आज ही CAPF AC मेंटर्स को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम टू द CAPF पेसी मेंटर्स। आपका CAPF पेसी मेंटर्स में स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो CAPF 2017 में पूछे गए थे। तो इससे पहले मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई एम AIR 167 जनार्दन पगार, 2018 बैच। ITBP अलॉट हुई है, महाराष्ट्र से हूँ और करंटली एयर इंडिया में एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर जॉब कर रहा हूँ। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। ये था पहला क्वेश्चन कि रीजनिंग और असर्शन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें गलत करने का चांस जो होता है 50% होता है, इवन अपने को पता हो आंसर। ठीक है, क्योंकि ये हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कोरिलेट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा तो करके, क्योंकि वहाँ पे तो प्रेशर लाइक कंडीशंस होती है। तो इसको बहुत ही काम माइंड से सॉल्व करना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट था इसमें, नेशनलिज्म इन इंडिया विच वाज असाइन अ प्रिविलेज पोजीशन बाय इट्स वेस्टर्न एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप वाज अ डिफरेंट बट अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स फ्रॉम द वेस्ट। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इंडियन नेशनलिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म वाज लाइक ऑल सच रिस्पॉन्सेज शेप्ड बाय व्हाट इट वाज रिस्पॉन्डिंग टू। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट है, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहे हैं पढ़ते हुए भी। ठीक है, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। पर ये कहाँ से पूछे गए थे? ये पूछे गए थे प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक से आते हैं। तो नेशनलिज्म, इंडिया का नेशनलिज्म कैसा था? और इंडियन के लीडर्स जो थे वो मानते थे कि नेशनल जो वेस्टर्न थॉट था, वेस्टर्न जो रूल था वो अच्छा था और उसको हमें अडाप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्नोलॉजीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था इससे प्रभावित थे। स्वाभाविक था, क्योंकि ये जो पढ़ाई करते थे वो ज़्यादा तो करके मॉडर्न साइंस में करते थे, और मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स थे यूरोपियन वेस्टर्न स्टाइल पे उस पर पढ़ाई की हुई थी, तो वो उस पर ही अट्रैक्टेड थे। तो पर उसमें भी कुछ लीडर्स थे जो मानते थे कि वेस्टर्न जो रूल है उससे इंडिजिनियस रूल जो होगा वो बढ़िया होगा। वो उसमें थे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी वॉज एन ऑन सच अ लीडर हु रिफ्यूज टू वेलकम व्हाट ही कॉल्ड इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिश मैन। ठीक है, ये इसका गांधी जी का स्टेटमेंट था। उनका जो जो पब्लिक को जमा करने का और पब्लिक को अट्रैक्ट करने का जो तरीका था वो बहुत ही डिफरेंट था दूसरे लीडर्स से। ठीक है, तो इनका व्यू अलग था। अभी आते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पे। ये डायरेक्ट उठाए गए थे प्लासी टू पार्टीशन बुक में से। तो डेरिवेटिव डिस्कोर्स क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब क्या होता है कि कॉलोनियल रूल को क्रिटिसाइज करना। पर क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड सोशल साइंस। ये जो तीनों कंडीशंस है उसके साथ कॉलोनियल रूल को क्रिटिसाइज करेंगे। इसको डेरिवेटिव डिस्कोर्स कहा गया है इस बुक में। ठीक है, जो नए लीडर्स थे वो मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और सोशल साइंस से प्रभावित थे और उसी की तरीके से वो कॉलोनियल रूल को क्रिटिसाइज करते थे। पर ये डिफरेंट कैसा था? ठीक है, डिफरेंट एंड डेरिवेटिव डिस्कोर्स ये क्वेश्चन में पूछा गया था। डिफरेंट ऐसा था क्योंकि ये डेरिवेटिव डिस्कोर्स भी हो पर इंडिया के इसमें थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ पे वो स्पेस छोड़ता था कि थिंकिंग करने के लिए। मॉडर्न स्टेट कि कैसे बनाना है उसके लिए ये थोड़ा टाइम देता था। उसी में से हम देखते हैं कि गांधी जी ने अच्छी तरीके से न्यू और अल्टरनेट वेज निकाले थे। तो यही था डिफरेंट अपना। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हमें पता चलता नहीं है कुछ, क्योंकि थोड़े टर्म्स अलग है। तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं भी। और ये भी वर्बैटिम उसमें से उठाया गया था कि वेस्टर्न एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप इन इंडिया विच ऑलवेज कंसाइन अ प्रिविलेज पोजीशन टू नेशनलिज्म वाज नो डाउट टू मच रिस्पॉन्सिव टू द मॉडर्न वेस्ट। ठीक है, मॉडर्न वेस्ट जो था उससे ज़्यादा ही प्रभावित थे और उसी जो एक्ट करते थे उसी से नेशनलिस्ट मूवमेंट को शेप मिला था। ठीक है, ये इसका था और इसका आंसर क्या था? ए था। ठीक है, स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करता है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सोर्स बता दिया। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इजी और थोड़ा सा पहचानने वाला क्वेश्चन लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कहीं तो भी। पहला क्वेश्चन था तो डिफिकल्ट था, लग नहीं रहा था कि हमने कहीं पढ़ा है, ये कहीं बुक में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स रिलाइड ऑन इंडियन पंडिट्स एंड मौलवीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैनॉन्स ऑफ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। ठीक है, इसका मानना है कि जो ब्रिटिश के लीगल स्कॉलर्स थे वो इंडिया के जो पंडित्स और मौलवीज थे उन पे डिपेंड थे, क्योंकि उनको ये लैंग्वेजेस पता नहीं थी और ये जो टेक्स्ट थे इंडिया के लॉज के, पुराने जो लॉज थे
तो उसके बारे में उनको पता करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती थी। सेकंड स्टेटमेंट था द ब्रिटिश कोडिफाइड द हिंदू लॉज इन 1783 एंड द मुस्लिम लॉज इन 1785। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें ईयर्स पूछा गया है। सीधा सीधा आपको ईयर्स अगर पता होगा तो ये आप इलिमिनेट भी कर सकते हो या कोरिलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये अब हमें देखना है कि इसमें ये कहाँ से पूछा गया था। पहला जो था स्टेटमेंट, ये तो बहुत जगह पे भी मिल जाएगा आपको, स्पेक्ट्रम में भी है ये पहला स्टेटमेंट, और ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। ये चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। इसमें दिया गया है कि मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसाइडेड ओवर द सिविल कोर्ट्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को है वो मौलवीज और हिंदू पंडित्स हेल्प करते थे जो लॉज थे उनको समझाने में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो था, ज़्यादा तो आपको कई ईयर्स मिलेंगे या नहीं पता नहीं, पर स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा कि जो कोडिफाइड हुए थे वो वॉरेन हेस्टिंग जो था थे गवर्नर जनरल, उनके पीरियड में हुआ था। तो ये था 1775 में हिंदूज के लॉज कोडिफाई हुए थे और 1776 में मुस्लिम्स के लॉज कोडिफाई हुए थे, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है इसमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि क्या होता था कि ब्राह्मण थे और मौलवीज थे कई बार गलत इंटरप्रिटेशन करके दिखा देते थे ब्रिटिशों को, ठीक है। तो वो उससे अन्याय होता था और इनजस्टिस होता था बहुत सारे लोगों पे। तो इसी की वजह से उनको ये कोडिफाई करना पड़ा। तो to reduce this element of uncertainty, a committee of 11 pandits compiled at the behest of Hastings a digest of Hindu laws in 1775, ठीक है, 1775, and it was translated into English by N.B. हेड, ठीक है। ये नाम भी याद रखना, कई बार पूछ भी लेगा कि हिंदू लॉज को जो कोडिफाई किया था उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था। 1776 में उसको ट्रांसलेट किया था फॉर द पर्पज ऑफ लेसनिंग द डिपेंडेंस ऑफ यूरोपियन जजेस ऑन देयर इंडिजिनियस इंटरप्रिटर्स। फिर कोडिफाई होने के बाद जो इन डिपेंडेंस था इन हिंदू पंडित्स और मौलवीज पे वो कम हो गया था, ठीक है। अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड बाय 1778। सॉरी मैंने 1776 बोला था, पर ये 1778 है। विद दिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लॉ द प्रैक्टिस ऑफ लॉ नाउ नीडेड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज दैट कुड ओनली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्पेशली ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ पीपल। The lawyers, thus in its effects, the reforms of the Hastings era tended to centralize judicial authority and reduce administration to a system, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे कि टेंडेड टू सेंट्रलाइज जुडिशियल अथॉरिटी कर दी थी, सेंट्रलाइज कर दी थी, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो सिस्टम थी जस्टिस के लिए वो कम कर दी थी। और इसीलिए यहाँ पे वारन हस्टिंग को भी बोला जाता है कि फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो सी आंसर हो गया इसका। यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कॉर्नवालिस कोड क्या था, उसके रूल्स क्या थे, ठीक है। तो वो आप पढ़ लेना, क्वेश्चन में नहीं था। अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फिर से वो रीजनिंग और एजर्शन का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दादाभाई नौरोजी आर्ग्यू दैट what was being drained out was potential surplus that could generate more economic development in India if invested in India। इनका मानना था कि जो ड्रेन किया जा रहा है यहाँ से इंडिया से, वो इंडिया का सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस है। अगर वो मान लो कि आप 100 रुपये आपका इनकम था और 125 आ रहे हैं, ठीक है, तो 25 रुपये आपके पास सरप्लस है, आपका 100 खर्चा है, 25 सरप्लस है, तो 25 वो यूरोप को जा रहे थे। उनका मानना था कि ये 25 भी इंडिया पे इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। और सेकंड स्टेटमेंट है imperialists believe that India was brought into the large capitalist world market and that was in itself a progress towards modernization, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट ये कहाँ से उठाए गए थे, प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय। तो अब तक 2 क्वेश्चन देख लिया हमने, इस बुक में से आया है, तो इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा, ठीक है। सो ये कोरिलेट नहीं करते दोनों एक दूसरे से, बी आंसर है इसका। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये दादाभाई नौरोजी जो बोलते थे वो अलग था, ये इनका जो इंपेरियलिस्ट थे वो अलग था। मतलब दादाभाई नौरोजी का मानना था कि जो भी पैसे है वो इंडिया पे खर्च होने चाहिए। इंपेरियलिस्ट का मानना था कि जो भी हमें कैपिटलिस्ट मार्केट्स के पास लेके गए हैं वो मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्रेस के पास लेके आए हैं, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है उससे। तो ये अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं दोनों, ठीक है। ये ड्रेन जो हो रहे थे मनी उस पर बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट जो
प्राइवेटाइजेशन हो रहा था उसके बारे में बोल रही है। ठीक है, ये हो गया। अभी क्रिप्स मिशन, फोर्थ क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में क्या करेक्ट नहीं। पहला है, इन मार्च 1942 क्रिप्स परस्यूडेड द वॉर कैबिनेट टू एग्री टू अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। ठीक है। सेकंड है, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू निगोशिएट विद द मिशन। सी, द मिशन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। डी, द मिशन ऑफर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द वॉर। ठीक है, अभी इसमें से आपने देखा होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था देखा जाए तो, क्योंकि रिपीट हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे वो ऑफिशियल निगोशिएटर थे क्रिप्स मिशन के लिए। तो ये सबको पता था, सबको पता होगा नहीं पता नहीं, पर ये कॉमन था क्योंकि पहले यूपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका था। तो ये इसका आंसर बी होगा, क्योंकि बी, सरदार पटेल का कोई रोल नहीं था इसमें निगोशिएट करने में। तो पहला भी स्टेटमेंट सही था। और तीसरा था तो सही है, डोमिनियन स्टेटस उन्होंने ऑफर किया था। यहाँ पे मेन प्रपोजल्स दिए हैं मैंने। सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वुड बी फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाने के लिए उन्होंने प्रोविजन दिया था। और वो एक था कि मेनली वह इंडियंस ही बनाएंगे इसमें। जो अगस्त ऑफर में था कि कुछ इंडियंस को था उसमें, कुछ इंडियंस को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, पर यहाँ पे सोलेली मतलब पूरे इंडियंस होंगे इसमें। तीसरा था, डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया, अपने जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो चाहते थे कि डिफेंस जो था इंडिया के पास आए, ताकि वो अपना फ्यूचर शेप कर पाए। फोर्थ था, गवर्नर जनरल पावर्स रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, तो ये जो थे दोनों लास्ट, उसमें से डिफेंस ऑफ इंडिया पे टसल हो रही थी, कि जो चर्चिल थे वो भी मानते थे कि ये डिफेंस ऑफ इंडिया नहीं दे सकता मैं। ठीक है, और नेशनलिस्ट लीडर भी मांग रहे थे। अभी देखो और क्या बताया था क्रिप्स मिशन ने। एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन की तरफ लेके जा रहे थे। ये देखो, यहाँ पे मतलब सेशनिस्ट टेंडेंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको नहीं ज्वाइन करना होगा वो नहीं ज्वाइन करेगा और अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ जो राज्य थे नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट में, वो तो पहले से ही मुस्लिम मेजोरिटी थी और वहाँ पे पार्टीशन का चल रहा था पहले से ही, तो ये उनके लिए बूस्ट कर रहा था। पर ये जो ऑफर थी ये अलग कैसे थी प्रीवियस ऑफर से। इसमें था, मैंने पहले ही बता दिया कि सारे इंडियंस होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। ठीक है, पहले ऐसा कहीं बोला गया नहीं था। ठीक है, और इसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑप्शन अवेलेबल करा के दिया था वो ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज पार्टीशन था, ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन क्या था कि डी ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ प्रोविजन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस तो कब का छोड़ दिया था कांग्रेस ने, वो तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे आ गए थे 1929 से। तो वो तो उनके लिए कुछ मतलब कुछ अच्छा नहीं था, उनके लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए था। क्रिप्स ने जो पहला जो ऑप्शन था यहाँ पे, in March 1942, Cripps persuaded the war. ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट था 1942, क्रिप्स परस्यूडेड वॉर कैबिनेट टू एग्री टू अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, इस पे भी वो चर्चा हुई थी कि ये भी गलत है, ये गलत हो सकता है, तो ए और बी में सिलेक्ट करना था। ज़्यादा तो करके बी करेंगे, क्योंकि पता था सरदार पटेल नहीं थे। ये तो भी मान सकते कि कहीं ना कहीं लिखा होगा, कोई स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिला मुझे, पर एक जगह पे मैंने लेटर्स पढ़े, उसमें क्रिप्स ने लेटर्स भेजे थे वॉर कैबिनेट को कि कांग्रेस की डिमांड है कि डिफेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, द ओपिनियन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट would be a guarantee for the fulfillment of the long-term plan after the war. In case the nationalist government was not agreed to immediately, the promise about the future could not be rely upon. तो इनका ये मतलब बीच में से बता रहा था कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि सिचुएशन भी वैसे अच्छी नहीं थी। पर विंस्टन चर्चिल ने बोला कि नहीं, मैं फेवर में नहीं हूँ। और फिर यहाँ पे ये बताया गया, ये सारा यहाँ पे आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो, वही बताया मैंने। डिफेंस ऑफ इंडिया चाहती थी कांग्रेस और विंस्टन चर्चिल उनको
विंस्टन चर्चिल उनको देना नहीं चाहते थे। तो उस पर उन्होंने क्रिप्स ने बताया था कि आपको कुछ ना कुछ करना होगा। वॉर कैबिनेट को बताया था कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस को लेके आओ अंदर और एक फेवरेबल डील करके इसको सक्सेसफुल बना देते। तो ये क्रिप्स मिशन पे क्वेश्चन था। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक इजी है और सारा कुछ पढ़ लो। बाहर से भी थोड़ा बहुत गूगल करके पढ़ सकते हो, तो वही पढ़ के रखो क्योंकि ये मेन टॉपिक्स होते हैं। तो इस पे जो डीप में जाने की कोशिश करते हैं यूपीएससी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? 1965 में हुई थी। क्यों हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद उसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये इट वाज साइन इन ईयर 1965, बिल्कुल करेक्ट है, 1965 में ही किया गया था। उससे पहले हम बक्सर बैटल का देख लेते कि किस किस में हुआ था वो। मीर कासिम, शौजा उद्दौला एंड नवाब ऑफ अवध, शाह आलम टू, ये तीनों एक साइड पे थे और ब्रिटिश एक साइड पे थे। इनमें बक्सर में बैटल हुई थी और जिसमें ये तीनों बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। तो उसको उन पे ये ट्रीटी ला दी गई थी और ट्रीटी में उन्होंने देखो मुगल एम्परर जो थे उनसे उन्होंने दीवानी ले ली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ईस्ट इंडिया ने वो अपने कब्जे में कर लिया, दीवानी ले ली। उसके बाद जो अवध था, अवध वॉज रिस्टोर टू इट्स नवाब ऑन पेमेंट ऑफ ₹50 लाख। ठीक है, 50 लाख, यहाँ पे 5 मिलियन एनसीईआरटी में दिया है। 5 मिलियन जो थे, यहाँ पे देखो 5 मिलियन रुपीज दे के अवध को सिक्योर किया था। एनसीईआरटी में से ओल्ड 12th की जो एनसीईआरटी है मॉडर्न इंडिया, उसमें से पूछा गया था ये बुक। तो 65 को हुई थी। नवाब ऑफ बंगाल को बोला कि आपकी जो आर्मी है उसको ख़त्म कर दो आप अभी, और एडमिनिस्टर बंगाल थ्रू अ डेप्यूटी सूबेदार हु वाज टू बी नॉमिनेटेड बाय द कंपनी उसको नॉमिनेट करेगी, कंपनी उसको निकालेगी। तो ये डेप्यूटी जो सूबेदार थे वो मैनेज करेंगे बंगाल को। फ्रॉम शाह आलम द कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी ऑफ और द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। ठीक है, ये तीनों के उन्होंने राइट्स ले लिए। उसके बाद इन रिटर्न द कंपनी गेव हिम अ सब्सिडी ऑफ 26 lakhs of rupees एंड सिक्योर्ड फॉर हिम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कारा एंड इलाहाबाद। ठीक है, कारा एंड इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट दिए गए थे। यहाँ पे डी ऑप्शन में देखो, बनारस एंड सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वर डिटैच फ्रॉम अवध एंड हैंडेड ओवर टू शाह आलम टू। बिल्कुल गलत है, कारा और इलाहाबाद दिया गया था, ना कि बनारस। तो इसका आंसर हो गया डी गलत आंसर है इसका, पहले तीनों सही है। ठीक है, तो और नवाब ऑफ अवध शौजा उद्दौला वॉज मेड टू पे अ वॉर इंडेमनिटी ऑफ 5 मिलियन रुपीज टू द कंपनी। ठीक है, जैसे उठाया गया था एनसीईआरटी में से। यहाँ पे आजू बाजू में आप स्टेटमेंट देख सकते हो, ये इलाहाबाद की ट्रीटी है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं इस पे नहीं पूछा गया था, सॉरी। और देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है, ये पेजेस आप पॉज करके आप देख सकते हो और आपको देखना होगा। तो ठीक है, अभी ये गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, देखो ये 2017 थोड़ा इजी भी पेपर था क्योंकि जो भी मेन इवेंट्स थे उस पे ही क्वेश्चंस आए थे। ये जो पहले 3 क्वेश्चन छोड़ दिए रीजनिंग और असर्शन के, बाद में इजी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो पहला ऑप्शन था गांधी और इरविन पैक्ट, सबको पता होगा। इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अभी ठहर जाओ, ये ऑप्शन है ये। B. Clause 2 of the March 1931 Pact defined reservations and safeguards to cover financial credit of India. ये भी छोड़ दो अभी। C. पहले पूरे ऑप्शन पढ़ लेने के। The return of confiscated land already sold to third parties. C. ठीक है, ऑप्शन D. Reservation of 18% seats for depressed classes. डी। इसमें आप अगर देखोगे ठीक से तो ए भी गलत दिखेगा आपको, सी भी गलत दिखेगा और डी भी गलत दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी बाद में हम गांधी इरविन पैक्ट के बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या उसके प्रोविजन है, तो आपको पता लग जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ कि देखो वहाँ पे जो इरविन ने जो एक्सेप्ट किया था, जो गांधी जी ने बताया था कि ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देना है, बट ओनली दो जिनके ऊपर वायलेंस का कोई चार्ज ना हो उनको ही छोड़ना है। ठीक है, एक कंडीशन थी। तीसरा, वहाँ पे इरविन ने ये भी माना था कि और गांधी जी ने भी बताया था कि जो भी लैंड्स होंगे वो आप रिटर्न कर दीजिए, पर वहाँ पे कंडीशन थी कि जो थर्ड पार्टीज को सोल्ड हो चुके होंगे तो उसको आप छोड़ दे, आपको उसको क्या कर सकते हो, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो ये भी गलत हो सकता है। तो अब
ये जो 18% का जो था तो वो तो गांधी इरविन पैक्ट में था ही नहीं, वो तो पूना पैक्ट में था, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ 18% सीट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं था गांधी इरविन पैक्ट में। तो अभी इसमें ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया कि जो सबसे ज़्यादा गलत है उसको उसको निकालो, तो ठीक है डी कर देंगे हम। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी बना सकती है यूपीएससी, हमें लगा था कि कैंसिल कर देगी पर नहीं किया, और हमें मोस्ट रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना था इसमें। पूना पैक्ट क्या था, देखो पूना पैक्ट किया गया था कम्युनल अवार्ड, जब अवार्ड किया गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने दिया था उस कम्युनल अवार्ड के हिसाब से। तो उसके बाद गांधी जी अपना फास्ट पे निकल गए, और उसके बाद फिर फास्ट पे बैठने के बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर को जाना पड़ा, और वहाँ पे उन्होंने एक डील की, उसको पूना पैक्ट बोलते हैं। तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे उसको अबैंडन किया, और उसकी जगह पे रिजर्वेशंस लिए, 18% रिजर्वेशंस लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। और सीट्स इंक्रीज की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 71 to 147। पूना पैक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया एज अ अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड, क्योंकि शांति से हो रहा है, शांति से होने दो। अभी देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था, ये देखो यहाँ पे दिया है, ये एनसीईआरटी का बुक है, थीम्स ऑफ इन इंडियन हिस्ट्री 3 वाला बुक है। उसमें दिया गया है कि गांधी इरविन पैक्ट बाय द टर्म्स ऑफ विच सिविल डिसोबीडियंस वुड बी कॉल्ड ऑफ ऑल प्रिजनर्स रिलीज, ठीक है। इसके हिसाब से क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है तो सही होगा, और यूपीएससी तो एनसीईआरटी को मानती है। अब सेकंड जो थर्ड पार्टीज वाला था, जो सी ऑप्शन है, वो तो मिला नहीं है। ये मोस्टली स्पेक्ट्रम में पूरा दिया गया है, पर अभी यहाँ पे दिया गया है कि ऑल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, तो ए होगा, ए भी सही हो गया। अभी गांधी इरविन पैक्ट देखो, इरविन किस पे एग्री हुए थे, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट एट कलेक्टेड, जो भी फाइन्स कलेक्ट नहीं किए गए उसको आप छूट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे फाइन्स लगाए गए थे उसमें उस वक्त। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट एट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, जो थर्ड पार्टीज को सोल्ड नहीं हुए हैं उसको रिटर्न कर दीजिए आप, ये भी उन्होंने बताया है। तो वहां पे क्या दिया था कि उल्टा बताया गया है, देखो ऑप्शन सी में, द रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड ऑलरेडी सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, उल्टा लिखा है यहाँ पे। 4 lenient ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैड रिजाइन, ठीक है, जिन्होंने रिजाइन किया था उसके साथ ठीक से व्यवहार किया जाए। राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन, याद रखना पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट को बनाने का राइट दिया गया था, ना कि बेचने के लिए, कमर्शियल यूज के लिए। विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस लगाए थे, उसको भी विड्रॉल करने को बोला था। उसके साथ साथ ही इरविन ने गांधी जी की 2 डिमांड्स नहीं मानी। वो कौन सी थी कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, पुलिस ने जो भी ब्रुटैलिटी की होगी उसकी इंक्वायरी वो नहीं करने के लिए माने, ठीक है। उसके बाद जो भगत सिंह और राजगुरु, उनको जो फांसी होने वाली थी, इन्होंने कहा था कि इसका कम्यूटेशन कर दीजिए, फांसी की जगह पे लाइफ सेंटेंस कर दीजिए, ठीक है। गांधी जी ने रिक्वेस्ट की थी, पर वो भी टर्न डाउन कर दी थी, तो मानी नहीं थी। साथ ही फिर गांधी जी ने क्या माना, गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करते हैं, और जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, वो थर्ड होगी शायद, ठीक है। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट, और इस पे 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी नेहरू रिपोर्ट पे आई है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। पहला डोमिनियन स्टेटस, बिल्कुल था, ये तो उसकी जड़ी थी। बी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये था या नहीं, आप बताइए। सी यूनिटरी एंड डेमोक्रेटिक सेंटर, ये भी था या नहीं। डी अडल्ट सफरेज, ये भी था या नहीं, ठीक है। तो इसमें से बिल्कुल होगा कि जो भी कांग्रेस का ही रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट तो मानने नहीं वाले थे, ठीक है, तो वो उनका रिकमेंडेशन हो ही नहीं सकता है, तो ये नेचुरली जाता है बी, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें पता चल जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट वो कभी मानेंगे नहीं। तो नेहरू रिपोर्ट क्या था, उस पे पढ़ लेते हम। उन्होंने पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिजेक्ट कर दिया, और जॉइंट इलेक्टोरेट्स उसकी जगह पे प्लेस कर दिया, विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स को कुछ रिजर्वेशन मिलेंगे जॉइंट इलेक्टोरेट्स के साथ, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में और क्या था, डोमिनियन स्टेटस ऑन लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय इंडियंस, ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोविजंस थे उसमें, 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए गए थे, उसमें वुमेन्स के राइट्स को देखा गया था, यूनियंस के राइट्स को देखा गया था, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को भी
उसमें ध्यान में रखा गया था। और उसके साथ साथ ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब यूनिटेरियन, उनके डेमोक्रेटिक सेंटर होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। बजट डिस्कस करने के लिए मिलना चाहिए, ये तो मिल ही रहे थे, मतलब और भी जो भी उनके उनके उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले वो सॉल्व हो जाए। तो ये नेहरू रिपोर्ट था, और ये था कि दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय द इंडियंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री। यहाँ से शुरुआत हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो था नेहरू रिपोर्ट, ये एक चैलेंज किया था, बरकम हेड ने चैलेंज किया था कि आप इतने सारे सेक्शंस हो, पॉलिटिकल सेक्शंस हो डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में, वो आप एक कंसेंसस, पहले कंसेंसस बना के दिखाइए, ठीक है। एक कंसेंसस बना के दिखाइए आप पहले, साथ एक साथ आके, तब हम मानेंगे कि आप में यूनिटी है और आप संभाल सकते हो। तो इसके लिए ये आंसर दे रहे थे नेहरू रिपोर्ट कि हम यूनाइटेड है और हमारा फ्यूचर हम तय कर सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ये पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसको ठीक से एनालाइज करेंगे, और ठीक से हम उसके सोर्सेज देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वो मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, आज या कल ही, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।